प्रणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं संवत्तरयण निलयं पयणिसमुक्कीर्तनं वोच्छम्। कल हमने 5 गाथाओं के माध्यम से त्रिभंगी का थोड़ा सा विचार किया। बंध योग्य, उदय योग्य, सत्ता योग्य कितनी प्रकृतियां हैं, भेदापेक्षा तथा अभेदापेक्षा, ये दोनों अपेक्षाओं के माध्यम से हमने इसको देखा। उसमें ये बात आई, बंधने योग्य 146 प्रकृतियां, उदय में आने योग्य 148 प्रकृतियां। ये भेद विवक्षा से, अभेद विवक्षा से 120, 122 ये देखा कल हमने। और उसमें जो 2 का अंतर पड़ रहा है बंध में और उदय में, उस सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति को लेकर है, क्योंकि इनका मात्र उदय होता है और वह भी उनके जिनका कभी टूटा था, जिनका कभी प्रथमोपशम सम्यक तो हुआ था, उनके जो अभव्य है उनका तो कभी सवाल ही नहीं। और जो अनादि से लेकर आज तक भी मिथ्यात्वी है, उनके भी ये 2 प्रकृतियों का सत्ता में होने का कोई सवाल नहीं। और जो सादी मिथ्या दृष्टि भी है, लेकिन पल्ले के असंख्यात भाग गुजरने के बाद भी उसके सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति सत्ता में पाए जाने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। हमने देखा था जो ये अंतर पड़ रहा है 26 प्रकृतियों का, वो 26 प्रकृतियों में बंधन और संघात को शरीर में अंतर्भूत किया। सुबह की आपकी गाथा चल रही है, गुणों को द्रव्य में संक्षेपण करके, अंतर्हित करके 2-4 शब्द पढ़े ऐसे, और फुटनोट में उसको गर्भित अंतर्हित ऐसे डाला, अंतर्धान करके पढ़ा होगा आपने सब। तो यहां पर भी ऐसा समझना, इन 2 बंधन और संघात को 5 शरीर में डाल दिया तो 10 वे कम हो गई। और स्पर्श रस गंध वर्ण की ये 20 पर्याय है, इनको स्पर्श रस गंध वर्ण प्रतिनिधि के रूप में 4 रखा, 16 वे कम हो गई, 26 वे घटी। मैं कुछ विशेष बात अभी बताऊंगा। ये तो कल हमने देखा, इसको फिर से दोहराने का पर्पज इतना सा ही है। आगे हम 2-4 दिन में बढ़ पाएंगे, मुझे जानकारी नहीं है वैसे आगे क्या प्रकरण है। हो सकता है 5-6 दिन लगे। 5-6 दिन में ही एक प्रकरण आएगा जहां पर यह बताया जाएगा कि 166 प्रकृतियां नहीं, इसमें और 20 ऐड कर, 148 प्रकृतियां नहीं, इसमें 20 ऐड करे और 168 प्रकृतियां उदय में आने योग्य। ये 20 कहां से बढ़ेगी, हम प्रशस्त देखना चाहेंगे तो वहां पर इन्हीं 20 के स्पर्श रस गंध वर्ण वाला मैटर, इन्हीं के ये 20 पर्यायों का प्रशस्त पार्ट पड़ेगा और एक अप्रशस्त पार्ट पड़ेगा। तो इस प्रकार वो 20 बढ़ जाएगी, तो कुल मिलाकर ये भी एक विवक्षा आपको मिल सकती है 166 एंड 168। 146 की जगह 166 और 148 की जगह 168। यदि हम तरकीब से और एक विवक्षा लगाए, आपको समझ में आएगा। 2 मिनट अभी बढ़ रहा हूं मैं। और तरकीब से और थोड़ा हम देखें तो और 10 प्रकृतियां बढ़ सकती है 168 में, 166, 68 में, और 178 बन सकते। कैसे? अभी वो बोल रहे थे 103 भी हो सकते 93 की जगह नामकर्म में। ये 5 शरीर के भेद को अवान्तर भेद वे बोल रहे थे 10 बढ़ सकते हैं, औदरिक आदि वे भी यदि डाले तो विस्तार शैली में कितने भेद पड़ेंगे फिर? 176, 178। ये कहीं ऐसी गाथा नहीं है जो सबको लेके बात करे। ये तो मैंने अपनी विवक्षा बोली, ये भी एक अंदाज में एक गाथा लिख देते तो और नवीनता आती, लेकिन यहां से आपने चर्चा कर ही ली। ये कल तक का अपना विषय हुआ। आज थोड़ा नया विषय चलेगा, थोड़ा कठिन भी होगा
लेकिन बराबर रोचक भी होगा। इसलिए आप ध्यान देंगे तो आपको आनंद आएगा। ये दो ही गाथा है, 39th एंड 40th। ये दो गाथाएं पहले हम पढ़े, फिर मैं उसका अर्थ करूंगा। केवल नाणावरणम दंसड़ छक्कम कसायवारसयम मिच्छम चम सबघादी सम्मामिच्छम अबंदम ही नाणावरण चौकम तिदंसणम देखिए, बस देखो क्या कहते हैं यहां पर। ये मूल किसका प्रकरण है, मैं थोड़ा सा आपको पहले ज्ञान कराऊं। यह सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियां यहां से बताई जाएगी। सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियां बताई जाएगी। सर्वघाती और देशघाती में एक कॉमन वर्ड है जिससे कुछ संकेत मिलता है। कॉमन वर्ड है इसमें घाती, जिसमें एक संकेत हमारे सामने खड़ा है कि घाती कर्म में ही संभव है, अघाती के तो कर्म की तो बात ही नहीं होगी। तो घाती कर्म का ही ये कुछ विभाजन है। कुल घाती कर्म होते हैं 47। कल बात आ रही थी 5, 9, 28 आ रही थी और 5, 47 घाती कर्म की प्रकृतियां है। क्रमशः ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय अंतराय की 5, 9, 28, 5, ये 47 घाती कर्म की प्रकृतियां है। और बची हुई 101 प्रकृतियां ये अघाती कर्म की है। ये आप सब जानते हैं। यह हमने बाल बोध वितराग विज्ञान भाग 1 पाठ 5 कर्म में पढ़ा, याद है किसी को? उसमें हमने पढ़ा तो उसमें वहां पर कर्म के भेद प्रभेद भी गिनाए थे। तो इस प्रकार ये बताया था। अभी आज हमको देखना ये है, ये 47 घाती कर्म का विभाजन हमको करना है देशघाती में और सर्वघाती में। कुछ प्रकृतियां देशघाती है, कुछ प्रकृतियां सर्वघाती है। ठीक है, पहले मैं इनको परिभाषित करूं, फिर हम प्रकृतियों को भी गिनाएं। वे प्रकृतियां जिनमें मात्र सर्वघाती स्पर्धक हो उन्हें सर्वघाती प्रकृतियां कहते हैं। सब खुलेगा, सब खुलेगा, अटेंशन दो, बस सब खुलेगा। वे प्रकृतियां जिनमें सर्वघाती स्पर्धक होते हैं, मात्र वे सर्वघाती स्पर्धक होते हैं, प्रकृति होती है। और जिन प्रकृतियों में दोनों किस्म के स्पर्धक पाए जाते हैं, देशघाती और सर्वघाती, उन प्रकृतियों को देशघाती प्रकृति कहते हैं। कितने जन ने बात को पकड़ा? मैं सिंप्लीफाई करूं बाय अ वेरी शॉर्ट एग्जांपल नाउ। देखो, एक होलसेल डीलर है और एक रिटेलर है। होलसेलर है, वह मात्र होलसेल ही बेच सकता है। रिटेलर है, रिटेलर रिटेल भी बेच सकता है, प्रसंग पड़े तो होलसेल भी बेच सकता है। होलसेल यदि रिटेल बेचे तो क्राइम है। मैंने आप में से किसी को यही उदाहरण तो आपको दिया ही था। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था पूना का, आपको याद होगा। पूना में एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो सुनिए सुनिए सब, बोलो मत कोई, प्लीज। मैंने आपको बताया था एक बहुत बड़ा मार्केट है, एक मार्केट यार्ड नाम की प्लेस ही है। ये पूरा एरिया होलसेल का है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ड्राई फ्रूट का होलसेल है, आपको एट ए टाइम वहां पर जाओ यदि, तो कम से कम 10 करोड़ का माल एक डीलर के शॉप में मिल सकता है। इतने बड़े बड़े उनके वेयर हाउसेस से आप कल्पना नहीं कर सकते। तो अभी हुआ क्या, थोड़े दिन पहले कुछ बात हो रही थी किसी से, वो बोले अरे वो दुकान अभी सब मार्केट बंद है ना। मैंने कहा ऐसे कैसे? बोले छापा पड़ गया उस पर, रेड पड़ना, RAID। क्यों, क्या हो गया? बोले ये होलसेल डीलर्स
ये रिटेल भी बेच रहे थे। सो रिटेल वालों ने, रिटेलर्स ने कंप्लेन करी ऊपर, क्यों रिटेलर तो खड़ा ही नहीं हो पाएगा फिर, और रिटेलर यदि होलसेल में बेचे तो कितना भी होलसेल में बेचेगा, होलसेलर को कभी टक्कर नहीं हो सकती हो, उसी के यहां से तो लेके गए वो माल। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो होलसेल डीलर है वो तो होलसेल ही बेचेगा, वो रिटेल बेचेगा तो गवर्नमेंट ने बोल दिया उनको अभी एक बहुत बड़ी उनको लाखों की फाइन किया है, लाखों का एक शॉप को, उनको हालांकि कुछ भी मायने नहीं रखता। या तो वो लाइसेंस छीन कर तुमको रिटेल का देंगे, फिर करते रहो वही गोरख धंधा, अभी कोई आया, अभी कोई आया, अभी कोई आया, थोड़ा थोड़ा उतने में करते रहो। जो गड्डियों में खेल रहे हैं फिर नोटों में चलना पड़ेगा आपको, थोड़े प्रॉफिट के लोभ में। तो या तो वो होलसेल लाइसेंस कैंसिल करके रिटेल देंगे, या तो आप इतना फाइन भरो। तो वे तैयार हो गए फाइन भरने को। कहने की बात मेरी ये है, जो सर्वघाती स्पर्धक है वो होलसेलर के स्थान पर रखना आप, और जो रिटेलर है वो आप देशघाती प्रकृति में स्पर्धक बोल गए क्या आप भी? होलसेलर स्टैंड्स फॉर सर्वघाती प्रकृति और रिटेलर स्टैंड्स फॉर देशघाती प्रकृति। मैं तो आपको बता रहा हूं, मुझे परिभाषित करना है सर्वघाती प्रकृति कौन, जिसमें मात्र सर्वघाती स्पर्धक पाए जाते हैं, और देशघाती प्रकृति कौन, जिसमें दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। ठीक है, नाम है देशघाती, लेकिन देशघाती भी स्पर्धक है और सर्वघाती भी स्पर्धक है। नाम पे नहीं जाना, उसमें दोनों चीजें मिलेगी रिटेलर के पास। ओके, अभी देखिए मैं एक आध कर्म को थोड़ा खड़ा करके बात करता हूं। जैसे कर्म को खड़ा करने के भी पहले और थोड़ी बात और एक प्रकार से परिभाषित कर सकता हूं मैं। अब जानते हो वैसे कर्मों में 21 बातें हो सकती है, 21 पॉसिबिलिटीज। आप तो को बराबर पकड़े गए विषय, आप 21 पॉसिबिलिटीज कर्म में होती है। वे 21 पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी है? कैन एनी वन कर्मों में 21 प्रकार की बातें हो सकती है। किन किन में क्या क्या? मैं एक हिंट देता हूं, 8 में उदय, ये 8 पॉसिबिलिटीज हुई। बोलो। 8 कर्मों का उदय, 8 कर्मों का क्षय, 4 का क्षयोक्षम और 1 मोहिनी का उपशम। ठीक है, 8 का उदय, 8 का क्षय। किन क्या होता है वो बात नहीं चल रही, क्या क्या हो सकता है। 8 का क्षय जैसे सिद्ध भगवान, 8 का उदय जैसे हम भगवान। 16 बातें हुई। घाती कर्मों में क्षयोपशम, मोहनीय में उपशम। ध्यान रखना, मोहनीय के अलावा 7 कर्मों में भी उपशम होता नहीं। ध्यान रखना, 4 अघाती कर्म में क्षयोपशम होता नहीं। उदय और क्षय सबका होता है। क्षयोपशम नाम कर्म में, आयु में, गोत्र में, वेदनीय में कभी नहीं होता। उनको कहना हो तो इतना कहना, मंद उदय तीव्र उदय, बस। क्षयोपशम पार्ट उनमें नहीं होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं जिनमें क्षयोपशम होता है। क्षयोपशम किन में होता है? घाती कर्मों में। ऊपरी कथन तो इतना है, जिनमें क्षयोपशम होता है वो घाती कर्म, लेकिन और अंदर जाकर देखो, पेटा खोलो तो क्या मिल रहा है? उसमें भी समस्त घाती कर्मों में क्षयोपशम नहीं होता। घाती कर्मों में भी जो देशघाती प्रकृति है उनमें ही क्षयोपशम संभव है। जो सर्वघाती प्रकृति है उनमें क्षयोपशम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्षयोपशम होने के लिए दोनों प्रकार के स्पर्धक चाहिए, सर्वघाती, देशघाती। भारी पड़ रहा है क्या? 8वीं वालों को तो बिल्कुल भारी नहीं पड़ रहा होगा। 8वीं वालों को मैंने विषय लिया है प्रॉपर। 8वीं वालों को कितने जन पकड़ रहे बात को? वेरी नाइस। अभी थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, 9वीं 10वीं वालों को आएगी, कदाचित 11वीं वालों को। 8वीं वालों को तो दिक्कत आनी नहीं, क्योंकि दोपहर में इनका विषय चला पूरा, प्रवेशिका में पूरा हुआ है। बच्चे भी बहुत ही प्यारे हैं, साउंड है एकदम बच्चे, और सब कुछ जो जो पढ़ा फटाफट पिकअप कर लेते हैं। कहां तक आया? क्षयोपशम की बात कर रहा हूं मैं। क्षयोपशम की थोड़ी सी परिभाषा को फिर से याद करें हम। वैसे क्षयोपशम इस शब्द में 2 शब्द छिपे हैं।
ऐसा नहीं बोलो आप लोग, मैं किसी को पूछने वाला था, तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है तुषार, तुम्हारा कुछ इलाज करो भाई। और फिर तकलीफ क्या होती है मालूम, फिर मन नहीं लगता मेरा पढ़ाने में। एक जन भी अपना अपना कुछ कर रहा हो तो फिर ऐसा लगता है कि या तो दृष्टि के आड़ बैठे, नहीं तो फिर मैं लेट गो करूं तो फिर वो अन्याय हो जाएगा ना। कुछ करो भाई, मेरी तरफ देखते रहो बस, तुम कुछ समझो नहीं तो मत समझो, भले तुम खेलो मत किसी के साथ। देखिए, क्षयोपशम की थोड़ी सी परिभाषा पर विचार करने के पहले हम पहले देखें क्षयोपशम ये शब्द में कितने शब्द बैठे हैं। क्षय और उपशम दो बैठेगी, लेकिन ये आम क्षय जैसा क्षय नहीं है और ना आम उपशम जैसा उपशम है। ये क्षय उदयभावी क्षय है और ये उपशम अप्रशस्त उपशम है। ये ना प्रशस्त उपशम जैसा उपशम है और जैसा वहां पर क्षय होता है अभाव सप्तमे से ही, ऐसा यहां पर क्षय नहीं। इसको कहते उदयभावी क्षय, उदय में नहीं होना उसी को क्षय कह रहे। और वो किस रूप में होना, अब भी मैं अप्रोच कर रहा हूं उस तरफ। और उपशम मतलब पूरा दबना प्रशस्त जैसा, ऐसा भी नहीं है सचमुच इसमें अंतरकरण जैसा। कैसा दबना और कैसा क्षय होना, अभी मैं आ रहा हूं इस तरफ। थोड़ा बारीक ऐसे पकड़ना विषय को, है ना। आपको थोड़ा भारी जा रहा है क्या बेटा, नहीं जा रहा है? अच्छा, क्षयोपशम की परिभाषा की तरफ मैं आता हूं अभी। क्षय उपशम में और एक चीज डालना है, उदय। ये मैं बहुत अच्छी बात भी बताऊंगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैं अच्छी कंसेप्ट क्लियर करूंगा। कुछ आपने सोचा भी नहीं होगा गहरे में, मैं वहां पर पहुंचूंगा थोड़ा, मैं कुछ आज लूंगा। क्षयोपशम की परिभाषा हमने में और एक शब्द डालना है, उदय। देखिए अभी परिभाषा क्या बढ़ रही है। सर्वघाती स्पर्धकों को उदयभावी क्षय, उन्हीं का सदावस्था और उपशम, और देशघाती स्पर्धकों का उदय। बहुत अच्छे से कहूं अभी क्षय उपशम उदय में ही क्षय और उपशम किन का, सर्वघाती स्पर्धकों का, और उदय किसका, देशघाती स्पर्धकों का। देखो अभी थोड़ा और प्रॉपर परिभाषा और शास्त्र के अनुसार, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयभावी क्षय, उन्हीं का भविष्यकालीन सदावस्था और उपशम, और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। ये वर्ड नॉलेज कितने जन को हो गए? वर्ड नॉलेज कितने जन को हो रहा है? शाब्दिक ज्ञान, भाव भले नहीं पकड़ा हो, ठीक है। आपको पकड़ रहे हैं सब, आप आठवीं वाले पकड़ रहे ना। ये तो नया कुछ विषय नहीं है आपके लिए। देखिए मैं अभी बता रहा हूं आपको क्या होता है इसमें। जब भी जैसे एग्जाम्पल से बात को आगे बढ़ाते, मैंने पहले कभी उदाहरण दिया था, ये मुझे याद नहीं, मैंने सुबह के टाइम में दिया था कि दोपहर के टाइम में। देखो मैंने कहा था गेट पर सभी जन खड़े हैं, गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, एक को लगकर एक खड़ा है, सब। इसमें कोई गुंजाइश नहीं निकलने की। ये सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। ये इसके बीच में पार नहीं हो सकता, कोई रास्ता नहीं निकल सकता इसमें से, ठीक है। एक काम हो सकता है, एक जन वहां पर जाओ, एक जन वहां पर जाओ। जीतने के लिए दो रास्ते होते हैं, या तो सामने में फूट डालो, या तो अपन दूर अपन फूट जाओ मतलब क्षेत्रापेक्षा। तुम एक काम करना, तुम वहां पर आवाज करना, दो चार जन यहां से विचलित हो जाएंगे, फिर हम संभाल लेंगे। उसी समय तुम यहां पर यह करना। होता है ना, एट अ टाइम दो इवेंट्स होते कभी भी। ये जितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए, मैं थोड़ा एग्जांपल दूं आपको। जैसे ताज को उड़ाया गया था, अब जानते हैं, कसब को तो अब भी उड़ाया है, ताज तो बहुत पहले उड़ गया है। ये कब की बात होगी? 8 साल पहले की बात होगी। 2008 में ताज को उड़ाया गया, 7 साल पहले की बात है। सुनो, तो सेम मोमेंट पर यहां पर ताज और सेम मोमेंट पर यहां पर जहांगीर, ऐसे दो। ताज में ज्यादा टूट फूट हुई, इसलिए उसका ज्यादा बोलबाला चलता है। एट ए टाइम दो पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए, सेम टाइम, 1 सेकंड का भी अंतर नहीं। अब तकलीफ क्या है, फिर पुलिस यहां दौड़ेगी, यहां दौड़े। और फिर कभी यह लगता है
फिर इसमें 100% लेट होता है और एक भी स्पॉट पर जल्दी नहीं जा पाती, क्योंकि पहले तो ये भी लगता है ये भ्रम हो गए, यहां नहीं यहां जाना है, नहीं वहां नहीं यहां जाना है। फिर कौन कहा जाएगा फिर, और एक जगह कुछ होता हो तो फिर पूछने की आवश्यकता नहीं अपने ओवरहेड्स को भी, हम कहा जाए। एक जगह होता है सबको जाना है, यह सबको ही पता है, उनका बंटवारा कैसे होगा, फिर एक ब्रेन बैठेगा उसमें, ऐसा करो अप्रोच करो, फिर कोई घातपात हो सकता है, फिर ऐसा करो आदि आदि। चलो अपने विषय में आओ। उदाहरण दे रहा हूं, कोई लगकर ही सब मजबूत खड़े हैं, वहां पर एसएस का कोई सवाल खड़ा नहीं होता। अब एक काम करो, उनको थोड़ा डिस्पर्स करो, थोड़ा अलग अलग हो जाए, अलग अलग। अभी थोड़ी दूरी पर आए, जहां पर 10 खड़े रह सकते तो वहां पर मात्र 4 खड़े रहे। अभी अवसर है पास होने का। कैसे अवसर है पास होने का? अपन जाएंगे तब तक वो घेरेंगे ना, तो जो घेरेंगे तो कोई जगह ब्लैंक रखकर घेरेंगे ना, तो जो ब्लैंक होगा तो तुम निकल जाना ना। आप समझ रहे मेरी बात को? 4 जन वे है, अपन भी तो 4 जन है यहां पर, तो एक में वो 2-3 पकड़ने लग जाएंगे, तुम निकल जाना, गैप तो बनेगा अभी यहां पर। मैं क्यों कह रहा हूं? अथवा अभी उदाहरण और थोड़ा मैं चुस्त बनाता हूं। उदाहरण तो मैं यहां बैठे बैठे बना रहा हूं ऐसे सब। अभी ऐसा करो आप, या तो ब्लैंक स्पेस जो रह रही है उसको आप देशघाती स्पर्धक बोल दीजिए, और आपको दिक्कत हो रही हो तो फिर ऐसा करें आप, ये पूरे गार्ड्स है, इन गार्ड्स में ही कुछ बुढ़ों को भी डाल दो और कुछ मतलब अल्तू फालतू को, बीमार को भी डाल दो, तो जो वीक पॉइंट होगा वहां पर अटैक किया जाता है। आप समझ रहे हैं ना? दुर्योधन को सीधा जांग पर मारा, मर गए वो। वे लोग कहते हैं, अपन तो क्या बोलते हैं, रावण को सीधा बोलो, आप सब जानते हैं। राइट पॉइंट पर अटैक करना, जो वीक पॉइंट होता है वहां से अटैक होता है। समझ रहे? और यही गलती की थी चंद्रगुप्त ने। क्या गलती करी थी चंद्रगुप्त ने? एक गलती करी थी, बोलो। चाणक्य से एक गलती हुई थी। क्या गलती हुई थी? डायरेक्ट मगध पर अटैक किया था इसने, एकदम डेयरिंग करी थी। सबसे पहला वार डायरेक्ट कैपिटल को हस्तगत करने की। नहीं जानते आप लोग? ये हिस्ट्री पढ़ना चाहिए आपको। मैंने तब नहीं पढ़ा ये सब। देखो, मैंने तो वैसे तो पढ़ा हूं सब लाइफ में, मैंने अधिकांश अध्ययन अब भी रिसेंट 10 साल में किया, अच्छे से आँख खोलकर, थोड़ा बहुत। अभी वो तो बाकी जनरल बातें तो ज्यादा पढ़ने का टाइम भी नहीं रहता है। ये छद्म भेष में घूमने लग गए, मारे भटकने लग गए दोनों, चंद्रगुप्त और चाणक्य। तो ये मतलब गांव में क्या क्या चर्चा चलती है सुनते रहते थे। तो एक जगह भोजन करने के लिए वहां पर चर्चा चल रही थी, तो किसी महिला ने उसका व्यंग करते हुए कहा चाणक्य को, आप तो ऐसी गलती कर रहे हो जैसे चंद्रगुप्त ने गलती करी। तो क्या गलती करी? ये ऐसे यही लोग इनके बीच में उठते बैठते थे। ये सब पॉलिटिशियन ऐसा होता है, आप समझते हैं? उनके बीच में उठना बैठना पड़ता है। तो फिर वो क्या गलती करे? बोले डायरेक्ट अटैक किया ना उसने मगध पर, कैपिटल पर अटैक करेगा तो हार तो खाएगा ही। बोले उसको बहुत सावधानी से काम करना चाहिए था, बल जुटाकर काम करना चाहिए था। बस ये सोचते थे अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा। बस ये दोनों की टीम थी ये, और वैसे तो 1 मैन आर्मी था चंद्रगुप्त, और एक तो बस वो मैं प्लान खड़ा करता था। उसकी ताकत थोड़ी थी लड़ने की चाणक्य की। एक के पास जोश था, एक के पास होश था। समझ में आता है? एक आंधा था और एक लंगड़ा था। अकलंक वाला उदाहरण। चलो कहां तक आए? अभी देखिए, इसमें जो वीक है उसको बराबर अटैक करके वहां से निकल सकते हैं। आप सब समझ रहे हैं? मैं तो यह कह रहा हूं, जो सर्वघाती स्पर्धक मात्र जिसके उदय में है वो कभी भी खुल नहीं सकता, वहां पर कोई उघाड़ नहीं हो सकता। और जहां पर सर्वघाती भी है, देशघाती भी है, वहां पर उघाड़ हो सकता है। कितने जन बात को पकड़ रहे अभी? घाती कर्मों में जो देशघाती प्रकृति है उसमें देशघाती स्पर्धक, सर्वघाती स्पर्धक, दोनों स्पर्धक है। इसी में क्षयक्षम होगा। अभी हम थोड़ा ये भी काउंटिंग करने लग जाएंगे कि कौन सी प्रकृतियों में क्या क्या होता है। मैं थोड़ा साइंस भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखो, वैसे मन परे ज्ञान क्या है? देवेश, क्षयक्षमिक ज्ञान है। पक्का आप पकड़ रहे हो?
क्या नाम है इसका, रियांक। बड़े लोग बैठे, अच्छा नहीं ना तुम पन्ना कहना, नहीं तो अपने दोपहरी में तो कुछ भी चल जाता है, पन्ना पन्नू सब चलता है। पन्ना पलटो कहने के बाद ये उलट जाते हैं। कहां तक आए? मन पर्य ज्ञान। आप सब जानते होंगे, मति श्रुत अवधि मन पर्य ज्ञान, ये चारों क्षयक्षमिक ज्ञान है, और केवल ज्ञान क्षयिक ज्ञान है। ओके, देखिए मन पर्य ज्ञान को थोड़ा खड़ा करें अपन। मन पर्य का हमको क्या चल रहा है अभी? मन पर्य ज्ञान संबंधी हमको क्या चल रहा है? कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे? तो देखिए, मन पर्य ज्ञान ये देशघाती प्रकृति है, क्योंकि इसमें सर्वघाती स्पर्धक है, देशघाती स्पर्धक है। लेकिन पर्टिकुलर हमारे लिए अभी सब सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, और जहां पर सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है वहां पर कुछ भी उगाड़ नहीं होता, उस संबंधी होता है औदयिक भाव, ज्ञान की नास्ति, उस संबंधी ज्ञान का अभाव। आप सब पकड़ रहे मेरी बात को अच्छे से? तो मन पर्य ज्ञान एक क्षयक्षमिक ज्ञान तो है। मन पर्य ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम जिनको होगा, जिनको उसका क्षयोपशम होगा, उनको फिर वो लागू होगा कि उनको कुछ उगाड़ है कि नहीं। हमको उस क्षयोपशमिक ज्ञान का भी, उस ज्ञानावरण कर्म का, मन पर्य ज्ञानावरण का हमको अभी क्षयोपशम नहीं चल रहा है, हमको उदय चल रहा है। तो उदय मतलब जो उसका सर्वघाती पार्ट है, सर्वघाती स्पर्धक, उसका उदय चल रहा है। और उनके क्या चल रहा है फिर? जिनका क्षयोपशम है आज, गणधर जो होंगे, उनको सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं चल रहा है, उनको देशघाती स्पर्धक का उदय चल रहा है उनके। आप सब समझते हैं? अब मति ज्ञान में थोड़ा सा आइए आप, अवधि ज्ञान में भी आप सब समझ रहे हैं। अवधि ज्ञानावरण कर्म का हमको क्या है? तो उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है हम सबको, इसलिए कुछ भी ज्ञान नहीं हो रहा है, जीरो। ओके, अब मति ज्ञान को थोड़ा सा देखते हैं। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में आओ। देखो, मति ज्ञान में हम कुछ जानते, कुछ नहीं जानते। देखो, मैं और थोड़ा और खोलता हूं। देखो, इसमें ऐसा है, जैसे तमिल है, तमिल लैंग्वेज, वो हम कुछ ही नहीं जानते, तो उस संबंधी है ज्ञानावरण कर्म का उदय। और हिंदी है, इस संबंधी है हमें क्षयोपशम ज्ञानावरण का। एट ए टाइम ज्ञानावरण का उदय है, ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, तो उदय को लेकर ज्ञान नहीं ही होता, पक्का है। तो तमिल का ज्ञान हमको किसी को नहीं है, मान के चलो। और क्षयोपशम जिसका होगा उसमें भी थोड़ा होगा, थोड़ा नहीं ज्ञान होगा, फिर थोड़ा होगा, थोड़ा नहीं के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो जो क्षयोपशम में भी एक उदय का अंश है ना, समझ लो, सब समझ लो। अभी देखो, हमको जो ज्ञान हो रहा है मति ज्ञान, आप भी हिंदी संबंधी, तमिल संबंधी तो हो भी नहीं रहा है, तो वो उसका कारण ज्ञानावरण का उदय, स्पष्ट मति श्रुत ज्ञानावरण का उदय चल रहा है, और उस संबंधी उदय। और हिंदी संबंधी हमको मति श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम चल रहा है। तो हिंदी में जितना हमको अच्छे से आता है, वो सर्वघाती स्पर्धकों को उदयाभाविक से और उन्हीं का सदावस्था रूप उपशम के कारण, और जो देशघाती का उदय है ना, उस उदय के कारण जितनी हिंदी नहीं आती है, वो उस देशघाती के उदय के कारण। कितने जन ने बात को पकड़ा? ठीक है, ठीक है। जो ज्ञान में भी अयथार्थता हुई, अरे ये चौकी है कि टेबल है, ये जो अयथार्थता हुई, ये ज्ञानावरण के प्योर उदय से नहीं हुई, ये ज्ञानावरण के क्षयोपशम में जो उदय का अंश है उसके कारण यथार्थता हुई। क्योंकि प्योर उदय में तो वो ज्ञान ही नहीं होता। क्या है? कितने जन ने अब पकड़ा? अब मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ के दिखाऊंगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहले लो, मैं तो अभी गाथा की तरफ बड़ा नहीं हूं, मैं पहले घूम रहा हूं यहां वहां, फिर मैं आऊंगा। देखिए 86 भी देखिए, 86 पेज देखिए आप।
ये बहुत महत्वपूर्ण पैच है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिक कंसेप्ट है और ऊपरी ऊपरी जिनको केवल अध्यात्म और आत्मा से मतलब है उनके बस की नहीं है। मैं सच्ची बात कह रहा हूं, इसको गहराई से समझना है आप सबको, नहीं तो ये गाथा फिर आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए 86 पेज पर आइए। यह कोई कहे कि ज्ञानावरण का निमित्त क्यों नहीं कहते, किसको? एक हद है क्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक्स्ट्रा? नहीं है क्या? चलो ठीक है। हाँ, कहाँ तक आए? एक्स्ट्रा है क्या? दो पीछे दो, इस तरफ सुनो, इस तरफ एक रख दो। आप जो शेयर कर सकते हो शेयर करो, एक इस तरफ रख दो और एक जिनको चाहिए। नहीं समझ में नहीं आएगा ना, नहीं तो देखो ज्ञानावरण का निमित्त क्यों नहीं है, शंकाकार की शंका है। उसका क्या प्रश्न होगा? जो मिथ्या ज्ञान हो रहा है ना, मिथ्या ज्ञान, उसमें आप निमित्त दर्शन मोह क्यों बोल रहे हो? मिथ्या दर्शन में तो दर्शन मोह बोलो, मिथ्या ज्ञान में तो ज्ञानावरण का उदय बोलना चाहिए आपको, कुछ निमित्त। अब क्यों बोल? देखो इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है? नहीं, नीचे आओ। यह कोई कहे ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं कहते, किसको? किसमें? मिथ्या ज्ञान में ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं कहते? अभी बारीक से एक एक पढ़ना, इसने कितनी गुत्थम गुत्था है, ये अपने को बुद्धि से पार करना पड़ेगा। ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान भाव होता है। यह अवधेक अज्ञान ठेठ 12वीं तक पीछा करेगा, ये 12वें गुण स्थान तक आने वाला है। अवधेक अज्ञान, गणधर भी अज्ञानी है, घबराना नहीं, वो अवधेक अज्ञानी है, केवल ज्ञानी नहीं है, ऐसा अज्ञान उनमें पाया जा रहा है। ठीक है। तथा उसके क्षोभशम से किंचित ज्ञान रूप मति आदि ज्ञान होते हैं। यह बात पकड़ा, उदय से नहीं होता, क्षोभशम से किंचित होता है। मैं नया एक उलझन डाल रहा हूं इसमें। मैं कह रहा हूं क्षोभशम में भी तो एक उदय पड़ रहा है, तो यह किंचित ज्ञान हुआ तो उदय को लेकर हुआ कि क्षय और उपशम को लेकर हुआ? ये जायज प्रश्न है ना। सुनो सुनो, मैं मतलब मुझे एक बहुत बड़े विद्वान ने, अरिकाओं के बीच में जाते थे, 25-30 जन चर्चा गोष्ठी करते थे रोज। मेरा कार्यक्रम बना था वहां पर, तो उन्होंने मुझे भी बात रखी थी कि वहां पर चर्चा में, तो मैंने मना कर दिया था उनको, आप जाना, मैं अपने व्यक्तिगत अध्ययन में मुझे आनंद आता है। तो फिर वो एक दिन आकर बोले मुझे, कई सारी बातें कहते थे, फिर चर्चा होती थी तो कहते थे औदिक भाव किसको कहते हैं? कर्म के उदय को लेकर जो भाव होता है औदिक भाव। अब देखो क्षयोपशम में भी जो उदय होता है कर्म का, उसको औदिक भाव क्यों नहीं कहेंगे? कितने जन ने बात को पकड़ा? एक तो कर्म के उदय को लेकर जो भाव होता है वो औदिक भाव, क्षयोपशम को लेकर जो भाव होता है वो क्षयोपशमिक भाव। लेकिन क्षयोपशम कंप्राइजेस 3 पार्ट्स, क्षय उपशम उदय। उस फिर ऐसे क्यों नहीं बोलते औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव और औदिक भाव, तीनों को मिलकर क्षयोपशमिक भाव? तो तीनों को मिलकर भैया फिर ऐसे ये भाव होते क्या इतने 4? तो क्षयोपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव इज नॉट इक्वल टू क्षयिक प्लस औपशमिक प्लस औदिक, नॉट एट ऑल। क्योंकि वो औदिक वो सर्वघाती प्रकृति का है, सर्वघाती स्पर्धक संबंधी है वो, और ये उदय देशघाती संबंधी, देशघाती के उदय को उदय नहीं गिना जाता, इसको क्षयोपशम का एक पार्ट है ये। कितने जन बात को फॉलो कर रहे हैं? किंचित ज्ञान हुआ, उसमें 3 रिस्पॉन्सिबल है, सर्वघाती स्पर्धक का उदय, भाविक क्षय, उन्हीं का सदावस्था और उपशम, और देशघाती का उदय। 3 रिस्पॉन्सिबल किंचित ज्ञान को। उसमें भी जो ज्ञान हुआ वाला पार्ट है उसमें प्रॉपरली स्पीकिंग 2, उदय, भाविक क्षय और सदावस्था और उपशम। और जो उदय है, उस जो अयथार्थता होती है जानने में, वो उदय को लेकर होती है। वो कौन सा उदय? वो क्षयोपशम वाला उदय। और वो जो औदिक भाव वाला उदय है, सर्वघाती प्रकृति का उदय वाला, सर्वघाती स्पर्धक वाला, उसको लेकर तो ज्ञान ही नहीं होता, सवाल ही खड़ा नहीं होता। किंचित विंचित
पकड़ रहे? संशय विपर्यास अनध्यवसाय ये क्षयोपशम के हिस्से में जाएगा पूरा। और ये सर्वघाती स्पर्धक के उदय में तो ज्ञान ही नहीं होगा, संशय विपर्यास अनध्यवसाय का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। कितने जन पकड़ रहे? मैं और थोड़ा इफेक्ट डालता हूं इसमें। आपको भारी जा रहा है क्या थोड़ा? मुझे भी डर लग रहा है ना प्रवेश करने में, अभी तो गाथा भी नहीं पड़ी है, लेकिन क्या करें, इसको समझे बिना काम नहीं चलेगा ना अपना। देखो किसी ने आकर आंख पकड़ ली पीछे से, अब वो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मुझे क्या है, तो ये कहेंगे ज्ञान आवरण का उदय चल रहा है। अभी आंख खोलने के बाद भी एकदम धुंधला धुंधला, ये ठूठ है कि आदमी है? आचरण का उदाहरण है ये। ठूठ मतलब ट्रंक ऑफ अ ट्री, शेप आदमी जैसा होता है उसका, हाथ वगैरह वैसे ही, तो दूर से ऐसा लगा ये क्या है। तो ये जो यहां पर तो ऐसा नहीं बोल सकते कि यहां पर ज्ञान का उदय है, ज्ञानावरण का उदय है। सर्वघाती का उदय नहीं है यहां पर, सर्वघाती स्पर्धकों का यहां पर है देशघाती का, तभी तो ज्ञान तो हो रहा है। और जो संशय विपर्यास अनध्यवसाय पड़ा है ना, किंचित हुआ, वो सर्वघाती स्पर्धकों को उदयभावी क्षय और उन्हीं का सदावस्था और उपशम के कारण हुआ। इसको भी मैं लूंगा, क्या चीज है ये, उदयभावी क्षय और सदावस्था और उपशम। लेकिन जो अयथार्थता है संशय का पार्ट, वो देशघाती के उदय को लेकर है। पकड़ रहे? देखिए ये अपने पढ़ा, अभी नीचे आइए सीधा, ये सबको समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने पढ़ा सामान्य पार्ट है। ये आगे, जानने में जितना अयथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरण के उदय से होता है, और जो यथार्थपना होता है उतना ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होता है। जैसे कि डैश डैश डैश। ये ऊपर और नीचे में क्या विशेषता ख्याल में आ रही है आपको? जानने में जितना यथार्थपना है उतना तो ज्ञानावरण के उदय से होता है। ऊपर तो ये बोल रहे थे ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान के तो अभाव रूपा ज्ञान होता है, यहां पर कह रहे हैं ज्ञानावरण के उदय से अयथार्थ ज्ञान होता है। हम क्या माने? पकड़ा बात को सबने? आपने कितने जन ने इसको गौर किया होगा? ऐसा भी बिंदु आया कि जो हमको इसका अर्थ नहीं सुलझ रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो लेट गो लेट गो लेट गो में क्या अर्थ लेंगे इसका? कोई बताएगा? देखो ऊपर का कथन जो है वो तो बिल्कुल प्रॉपर है, प्रॉपर तो नीचे का भी है। ऊपर जो उदय से अभाव कह रहे हैं वहां पर सर्वघाती स्पर्धक की बात है। यहां पर जो ज्ञानावरण का उदय बोल रहे हैं ना, यहां पर अयथार्थपने में नीचे नीचे, ये ध्यान रखना, ये ज्ञानावरण का उदय मतलब ये ज्ञानावरण के क्षयोपशम का उदय नामक एक हिस्सा, उसको बोलने की इनकी पद्धति है। इतना आपको पकड़ना पड़ेगा। कितने जन ने ये दोनों बिंदुओं को पकड़ा है? ईमानदारी से हाथ ऊपर चाहिए। प्रणव ने अच्छे से पकड़ा ये दोनों बिंदु, अच्छे से समझा सकेगा बराबर? ठीक है। मैं तो ये 10वीं 11वीं वाले भी बैठे हैं अपने बड़े भाई यहाँ पर, तो उनको और 8वीं वाला कौन बता सकेगा यहाँ पर आकर? सूर्यांश अच्छे से? ठीक है ठीक है ठीक है। सासने वाले भी 2 है इसमें। अच्छा, तुम नहीं बता सकोगे? क्यों, ध्यान क्यों नहीं है तुम्हारा? हाँ, कौन सा सेकंड पॉइंट? उसको बोलने दो। कौन सा सेकंड पॉइंट? बोल के दिखाओ। बस ये नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा नहीं है। आपका क्या कहना है वैसे? क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें? बोलो बोलो। हम जो जान रहे हैं, हाँ, हम जितना जान रहे हैं, हाँ, वो उसमें जो यथार्थ नहीं आ रहा, हाँ, वो ज्ञानावरण के उदय से आ रहा है। हाँ। आपका क्या, आपको क्या लग रहा है वैसे? कुछ तो बोलो आप। उसमें सर्वघाती है कि देशघाती स्पर्धक है? देखो ऐसा है, आपका ये प्रश्न होना चाहिए था। ऊपर लिखा है उदय से ज्ञान नहीं होता, और यहां पर लिखा है उदय से अयथार्थ ज्ञान होता है। ठीक है, तो एक ही बात दोनों जगह कैसे लिखी? तो इतना सा अर्थ है, ऊपर उदय मतलब सर्वघाती स्पर्धक की बात है, और नीचे जो ज्ञानावरण का उदय लिखा है वो ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं बोल रहे।
देशघाती का उदय, और देशघाती का उदय मतलब एक्चुअली उदय संज्ञा नहीं पाता, वो क्षयोपशम ही संज्ञा पाता है क्षयोपशम का। लेकिन और खोल रहे हैं क्षयोपशम में भी वो उदय का अंश हिस्सा, उसके कारण यथार्थपन होता है। चलना है आगे, कुछ पकड़ रहे अभी? ठीक है, देखो अभी केवल ज्ञानावरण, इसमें मात्र सर्वघाती सर्वघाती स्पर्धक होते हैं, इसीलिए कभी भी किसी को भी इनका क्षयोपशम नहीं हो सकता। मन परे ज्ञानावरण का तो हमको ही बस सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, बाकी अन्य किसी को देशघाती का होगा, गणधर आदि को, तो उनको तो खुलेगा, फिर जितना जितना ज्यादा खुलेगा उनको उतना मैक्सिमम ज्ञान होता जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको तो सर्वघाती का उदय चल रहा है, और उनके भी मन परे ज्ञान में जो हीनादिक्ता होगी दो मुनियों में, वो हीनादिक्ता क्यों होगी बताएगा कोई मुझे? दो मुनियों में मन परे ज्ञान की हीनादिक्ता हुई, तो जो ज्यादा जान रहा है उसके उदय भाविक्षय और सदावस्था रूप उपशम किसका? सर्वघाती स्पर्धकों का। कौन से? मन परे ज्ञानावरण संबंधी। ऐसे भी हो सकता है मति श्रुत हो थोड़ा और मन परे ज्ञान डेवलप हो गया। अपन कल्पना करो ये सब ऐसी, हालांकि ये कल्पना कितनी बैठेगी आगम के साथ अभी उसकी चर्चा नहीं है, लेकिन आप उनको समझना तो पड़ेगा। मति श्रुत किसी के पास अधिक हो और नहीं हो मन परे ज्ञान, और मन परे ज्ञान किसी के पास हो और मति श्रुत ज्ञान एकदम थोड़ा हो, तो उसको लगाना पड़ेगा मन परे ज्ञानावरण संबंधी इसके बोलो देशघाती स्पर्धकों का उदय, उसके कारण उतना विकास हुआ। उदय भाविक्षय और सदावस्था रूप उपशम उसके कारण प्रगट है, और प्रगट में भी कितनी स्पष्टता अस्पष्टता वो सब उदय को लेकर होगा। किसके उदय को? देशघाती स्पर्धकों के उदय को लेकर। ठीक, अभी हम प्रकृतियों को थोड़ा सा ये करें, विभाजन करें 47 प्रकृतियों का, किस किस में क्या क्या होता है देखिए। फिर उदय भाविक्षय सदावस्था रूप उपशम क्या है इसको भी अपन देख सकते हैं। पहले तो ज्ञानावरण की प्रकृतियों को हम देखते हैं। केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, क्योंकि इसमें सभी स्पर्धक सर्वघाती नेचर के हैं, इसलिए इसमें कभी भी क्षयोपशम नहीं होता। केवल ज्ञानावरण में इसमें दो ही अवस्था हो सकती है केवल ज्ञानावरण में, या तो क्षय या तो उदय। डिग्री इसमें नहीं पड़ेगी कुछ भी। आगे ये सर्वघाती हो गई केवल ज्ञानावरण। बाकी मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मन परे ज्ञानावरण, ये चारों देशघाती में आएगी, क्योंकि इनमें दोनों प्रकार के स्पर्धक है, इसलिए हीनादिक्ता इसमें सब में पाई जाती है। देखिए केवल नानावर्णम एक, ये सर्वघाती की चर्चा है। कहां से लाया ये सर्वघाती है, कैसे ज्ञान में आया? सब्वगादी, इस गाथा का शब्द देखो, सब्वगादी मिल रहा है सबको। ये सर्वघाती प्रकृतियों को गिना रहे हैं। एक तो केवल नानावर्णम, एक दंसन चक्कम, दर्शनावरण की 6 प्रकृतियां लेना है। एक तो केवल दर्शनावरण और निद्रा आदि 5, ये सर्वघाती प्रकृतियां हैं। इनमें भी देशघाती स्पर्धक नहीं ही होता, इसलिए इनमें भी क्षयोपशम नहीं होगा 6 प्रकृतियों में। तीव्र मंद उदय हो सकता है। कषाय वारसम, 12 कषाय सर्वघाती होती है। 12 कषाय अनंतानुबंधित चतुष्क, अप्रत्यक्षानावरण चतुष्क, प्रत्यक्षानावरण चतुष्क, ये सभी सर्वघाती है। मुझे टाइम मिलेगा मैं आज नहीं तो कल और लूंगा, मैं और बेसिक बताऊंगा थोड़ा इसमें। बची संज्वलन 4 और 9 कषाय, इसका आगे की गाथा में वर्णन करेंगे, क्योंकि अभी सर्वघाती गिनाना है। सर्वघाती 12 हो गई, 12 कषाय हो गई। मिच्छम च, दर्शन मोह को देखो, अभी मिथ्यात्व सर्वघाती प्रकृति है। सम्मामिच्छम, सम्मामिच्छम अबंधम ही, जो बंधने योग्य नहीं है, मात्र उदय में आने योग्य है, ऐसे सम्यक मिथ्या तो प्रकृति, उसको भी सर्वघाती में डाल देंगे। इसमें कोई देशघाती स्पर्धक नहीं होते। ठीक, आगे देखिए 40वीं गाथा देखिए अभी। नानावर्णम चौक्कम, मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरणम
मन पर ज्ञानावरण 4, ती दंसनम चक्षु अचक्षु अवधि सम्मगम च सम्यक प्रकृति, ये सब देशघाती को गिना रहे यहां पर। सर्वघाती कितनी गिनी आपने? 21 आई, इसकी 26 गिनती होगी। च संजलनम, संजलन की 4 देशघाती। नो कसाय देशघाती है ये सब। विगम अंतराय की 5 प्रकृतियां देशघाती है ये। अंतराय की सभी प्रकृतियां देशघाती होती है। इसमें कोई सर्वघाती स्पर्धक वाले, मात्र सर्वघाती स्पर्धक वाला कुछ भी नहीं है। सर्वघाती और देशघाती स्पर्धक दोनों पाए जाते हैं देशघाती। इसलिए तो अंतराय का क्रम 8वां लिखा है इन्होंने, अपने चर्चा की थी थोड़े दिन पहले। 26 देशघाती, ये 26 देशघाती हो गए, ये 2 गाथा हो गए। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये गाथा तो हमने पढ़ ली, इसका सेंस देखो थोड़ा सा क्या है। देखो घाती कर्म होता है ना, घाती कर्म, घाती कर्म में जो देशघाती प्रकृति है उसको दिमाग में खड़ी करो अभी, देशघाती प्रकृति को। वो देशघाती इसलिए है क्योंकि उसमें दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। लाइक रिटेलर, मैंने बोला था रिटेल भी कर सकता है, होलसेल भी डील कर सकता है। तो देशघाती प्रकृति में देशघाती स्पर्धक है, सर्वघाती स्पर्धक है। तो इसके वीक पॉइंट पर अटैक होकर इसमें खुल जाएगा। देखो अभी लता दारू अस्थि शैल, ये अनुभाग इनका बताया जा रहा है। देशघाती प्रकृति होती है, उनका अनुभाग ऐसा होता है इस तरह का, लता दारू अस्थि शैल। शैल और शैल खंड एक ही बात है। देखो मतलब ये चारों प्रकार के अनुभाग एक ही देशघाती प्रकृति में पाए जा रहे हैं। सब प्रकार के थोड़ा थोड़ा पार्ट उसमें होगा, सब प्रकार का होता है ना। कभी गरीबों के लिए इस वैरायटी का भी रखा जाता है, अमीरों के लिए उस वैरायटी वाला भी रखा जाता है, सब कस्टमर्स के हिसाब से सब रखा जाता है। उसी प्रकार देशघाती प्रकृति में कुछ कुछ तो स्पर्धक होते हैं, उनका अनुभाग कितना? लता, लता वेल, वेल चढ़ती है ना, उसमें कितनी ताकत है? ताकत क्या होगी? वो बेचारी दूसरों के भरोसे खड़े हो रही है। लता, दारू, दारू मतलब लकड़ी, देवदारू, थोड़ी मजबूती आ गई लकड़ी में, बेल की अपेक्षा मजबूती आ गई। आधार आधेय संबंध है दोनों का, तो ये तो मजबूत है ही लकड़ी। लता दारू अस्थि, हड्डी, और ड्यूरेबल चीज है हड्डी। लकड़ी को तो आग लगा तो जल जाएगी, और हड्डी को आग लगाने से बहुत मुश्किल है। उसको कितनी लकड़ियों का सहारा देना पड़ता है। लकड़ी को जलाने के लिए किसका सहारा चाहिए? कुछ सहारा वहारा नहीं चाहिए, स्वयं कंबस्टिबल ही है। लेकिन हड्डी को जलाने के लिए तुम लकड़ी डालनी पड़ेगी बहुत सारी, और फिर उसमें भी समझो बहुत तकलीफ होगी। अब जानते हैं ना, ये जो खोपड़ी है वो बहुत मुश्किल है उसका, तो बहुत ताकत लगाने से फिर वो बस्ट होती है और फिर एकदम उड़ जाती है। अभी जो भी गए होंगे, जिसने देखा होगा, समझा होगा, कभी बहुत मुश्किल से जलती है वो हड्डी। मुझे तो क्या कहना है, लता दारू अस्थि हड्डी, फिर शैल पाषाण, ये उत्तर उत्तर बढ़ते हुए अनुभाग वाले हैं, और चारों वैरायटी एक देशघाती में पाई जाती है। तो वीक भी है इसमें, देशघाती स्पर्धक भी है और सर्वघाती स्पर्धक भी है। दोनों स्पर्धक एक देशघाती प्रकृति में, और सर्वघाती प्रकृति में लता जैसे अनुभाग वाले नहीं होते। दारू अस्थि शैल, लेकिन लता जैसे वही देशघाती का रूप होता है। तो वो तो वैसा तो कुछ नहीं होता उनमें, ये समझ रहे आप सब। और ऐसा ही हीनादि का अनुभाग सब में बताए। जैसे अघाती कर्म में आओ, अघाती कर्म में जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका भी अनुभाग बताया। अप्रशस्त प्रकृतियों में कैसा अनुभाग? नीम, कांजीर, विष, हलाहल, उत्तर उत्तर बढ़ती हुई इंटेंसिटी में ऐसे अनेक प्रकार के उसमें पाए जाते हैं।
नीम से कड़वी कांजीर, कांजीर की भी दातुन करते हैं लोग। नीम, कांजीर, विष, और फिर और हलाहल। देखा तो किसने है हलाहल? विष तो फिर भी होता है, हलाहल किसने देखा है? तो काल्पनिक चीज है। काल्पनिक मतलब अभी तो हमारे सामने कुछ नहीं है ऐसा। और विष में तो क्या दिक्कत है? ये तो जो फूड पॉइजनिंग क्या चीज है? ये फूड थोड़ा सा ज्यादा स्टेल हो जाए एक्सपायर, बस उसमें पॉइजनिंग हो जाता है। उसमें क्या है? वो नशा चढ़ने लगती है, मर भी सकता है आदमी। कहां तक आए? और जो अघाती प्रकृतियों में जो अप्रशस्त प्रकृतियां है, प्रशस्त प्रकृतियां है, प्रशस्त प्रकृति जैसे साता वेदनी आदि, उसका अनुभाग बताया है गुड़, खांड, शर्करा, अमृत। इनमें भी अलग अलग प्रकार का वैरायटी होती है। ठीक है, तो देखो ना, नहीं तो साता का उदय आता, देखो कितनी बड़ी बात है। हम कहते हैं साता का मंद उदय चल रहा है, तो मंद मतलब मंद तीव्र बोलने का क्राइटेरिया क्या बढ़ेगा? तो क्राइटेरिया उनके भी आने का अपने 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 भेद प्रभेद है उसमें भी। आप समझ रहे हैं सब? तो साता को उदय तीव्र मंद, हर एक गति में भी तीव्र मंद जो हम लेते हैं, तिरंज गति में भी मंद तीव्र पड़ेगा। सब में जितनी प्रशस्त है अप्रशस्त है, किसके बल पर पड़ेगा? क्योंकि अनुभाग एक सरी का नहीं होता। नीम, कांजीर, विष, हलाहल, ये पाप प्रकृतियों में अघाती के, और अघाती के प्रशस्त पुण्य प्रकृति में क्या पड़ेगा? गुड़, खांड, शर्करा, अमृत। तो अमृत लायक कौन होगी? जैसे तीर्थंकर प्रकृति अमृत लायक। ठीक है, चक्रवर्ती आदि ये सब चला जाएगा उसमें, हायर क्वालिटी सब चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए उदय भाविक क्षय सदावस्था उपशम, इसको थोड़ा मैं लेता हूं अभी। यहां पर ध्यान दीजिए अभी सब, उस समय तो ऐसे हो गए हैं। उदय भाविक क्षय और क्षय का अर्थ में समझाऊंगा आपको। देखिए समझिए सब अभी। कोई कर्म उदय में आ रहा है, उदय में आते समय उदयावली में ये सर्वघाती बराबर उदय में आ रही थी, सर्वघाती स्पर्धक। तो उदयावली में तो सर्वघाती स्पर्धक थे। प्रॉपर जब उदय में आना है, उदयावली किसको कहते जानते हैं आप? ये तो जैसे बाहर निकलेंगे तो एक लाइन क्यू करके बाहर निकलते हैं अपन, तो डेफिनेट है कि दरवाजे में पहला कौन खड़ा है, दूसरा कौन खड़ा है, तीसरा कौन खड़ा है। ऐसे मान के चलिए अपन उदाहरण कि 40 जन लाइन में खड़े थे, निकलना 100 जन को था, और बाकी 60 जन अभी यहां वहां मंडरा रहे हैं। तो 40 का तो क्यू सेट है प्रॉपर, और बाकी सब एट रैंडम अभी घूम रहे सब। उसी प्रकार उदय में आने के अंतर मुहूर्त पहले का सेट होता है वो क्रम। इसमें उदीर्णा, इसमें उत्कर्षण, अपकर्षण आदि कुछ भी संभव नहीं है। उदयावली सेट है ये। अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त भी नहीं कहेंगे, एक अवली, असंख्यात समयों का पीरियड उदय में आने के पहले, वो सेट है कौन कौन उदय में आएगा। ठीक है, अभी देखिए उदयावली में वो सर्वघाती स्पर्धक तो है। मुझे क्या बताना है अभी? उदय भाविक क्षय क्या चीज है, और सदावस्था रूप उपशम भी बताना है। वो जब राइट पॉइंट उदय में आएगा, जब दरवाजे में जाने को होगा, जब उदय में आने को होगा, सर्वघाती स्पर्धक एकदम माइल्ड होकर वो आएगा। दैट विल बी टर्न्ड इनटू देशघाती, एकदम इंटेंसिटी उसकी डाउन हो जाएगी। आप पकड़ रहे मेरी बात को? सर्वघाती स्पर्धक वो देशघाती रूप कन्वर्ट होकर उदय में आना। तो सर्वघाती का तो उदय नहीं हुआ, तो सर्वघाती का उदय नहीं हुआ ना, तो उदय नहीं होना यही क्षय। कितने जन ने बात को पकड़ा? इसको कहेंगे उदय भाविक क्षय। आया तो उदय में आया तो, लेकिन वो एकदम माइल्ड होकर उदय में आया है, अपना ओरिजिनल रूप लेकर नहीं आया वो। तो सर्वघाती स्पर्धक वो देशघाती रूप संक्रमित होकर आता है, संक्रमण कहेंगे इसको। हाँ, उसको इंटेंसिटी घटकर उदय में आया, उसको कहेंगे। तो उदय में नहीं आया अपने ओरिजिनल फॉर्म में, तो उदय में नहीं आना, तो उसको क्षय बोला जा रहा है। सदावस्था रूप उपशम क्या है समझो अभी। और फ्यूचर में भी थोड़े काल के लिए ऐसी ही स्थिति बनाए रखने की क्षमता है अभी। फ्यूचर में भी जब उदय में आएगा तो
तो वो वैसे ही दबा रहेगा। कैसा, किस रूप में? सर्वघाती पना दबा रहेगा। जो बाहर निकलेगा वो तो देशघाती रूप होकर आएगा। आप पकड़ रहे मेरी बात को? तो सर्वघाती पना दबेगा थोड़े काल के लिए, और तो भविष्य काल की भी व्यवस्था हो गई, भविष्यकालीन सदावस्था रूप उपशम दबा रहेगा। वो दबा रहेगा मतलब वो उसी रूप उदय में नहीं आ सकेगा। सर्वघाती रूप आएगा तो वही तो उदय में आ रहा है सर्वघाती, लेकिन सर्वघाती रूप हो होकर नहीं, देशघाती रूप हो होकर उदय में आ रहा है। ठीक है, मैं हमेशा का उदाहरण देता हूं। बोलो, चंद्रमोहन ने मुसलमान की लड़की के साथ शादी की है। बोलो, बात को पूरी करो। चंद्रमोहन कौन? सन ऑफ सीएम ऑफ हरियाणा। चंद्रमोहन ने मुस्लिम की लड़की के साथ शादी की है। बात को ठीक करो। नहीं, मुस्लिम बिरादरी ने नक्की किया। तुम क्या बात कर रहे? चंद्रमोहन ने नहीं की है शादी, चांद मोहम्मद ने की है शादी। उसने कन्वर्ट किया पहले अपने को। ही फर्स्ट चेंज हिमसेल्फ इनटू मुस्लिम, और फिर वो शादी हो पाई। तो उसने, हिंदू ने शादी नहीं की है, बोलो, मुस्लिम ने शादी की है। तो यहां पर भी क्या कहेंगे? वो सर्वघाती उदय में आई, वो निरक्षरी दिव्य ध्वनि खिरी, कान में जाते समय कैसे गई? साक्षरी। उसी प्रकार यहां पर भी कहेंगे, उदयावली में तो सर्वघाती पना था, लेकिन उदय में आते समय उसके एकदम संक्रमण होकर उसकी ताकत घटेगी, देशघाती रूप आएगी। ये उदय भावी क्षय, सदावस्था रूप उपशम, और वो उदय देशघाती का, ये तीनों का अर्थ ऐसा समझ लेना। और भी कोई विशेष बात होगी कल देखेंगे। ओम नमः।